स्वागत करता हूँ सभी बच्चों का। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो आप सेक्शन सी देख रहे हैं, यानी आज की जो क्लास है वो स्पेशली 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब ये हुआ कि 10वीं के बच्चों के लिए है, बोर्ड प्रिपरेशन के हिसाब से 10th क्लास के बच्चों के लिए। और सेक्शन सी पार्ट है। हालांकि इसके साथ साथ मैं लेटर्स भी और स्टोरी, अनसीन पैसेज, ये सब करवाऊंगा और क्रम से करवाऊंगा। तो अग्रवाल अनसोल्ड पेपर का जो फर्स्ट सेट है उसका पार्ट सेक्शन सी है। तो सभी बच्चे जो भी 10th से संबंधित हों और बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हों, वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब ना हो तो ज़रूर कर लें और अन्य बच्चों को भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि मैं अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। प्लेलिस्ट में उसमें लिखा होगा 10th क्लास बोर्ड प्रिपरेशन। तो जब कभी ज़रूरत हो तो उससे वीडियो निकाल करके आप आराम से देख सकते हैं। एक 12वीं क्लास का भी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, जिसमें से आप उसमें भी 12वीं के बच्चे उसमें अपने मतलब संबंधित हों क्लास से, वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो में ये जो सेक्शन सी है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन। जी हाँ, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है। और इससे पहले लिटरेचर या जो भी पैसेज हो क्वेश्चंस दिए हों, उसके बाद में सेक्शन सी। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ही हैज़ बीन चार्ज्ड, फिर खाली जगह है, थेफ्ट लिखा है। यहाँ चार्ज्ड का मतलब आरोप लगाने से। चार्ज के कई अर्थ होते हैं। चार्ज का मतलब टू फील एनर्जी भी होता है। किसी चीज़ को चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी भरते हैं। चार्ज का मतलब शुल्क या पैसा या जुर्माना का अर्थ भी होता है। चार्ज का अर्थ जिम्मेदारी भी होता है, जैसे ही इज़ इन द चार्ज ऑफ। और चार्ज का मतलब आरोप लगाना भी होता है। तो यहाँ पर आरोप लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में फॉर दिया है, ऑफ दिया है, विद दिया है और फ्रॉम दिया है। तो देखिए चार्ज के साथ में प्रीपोजिशन बहुत सारे आते हैं। फॉर भी आता है, ऑफ भी आता है, विद भी आता है, फ्रॉम भी हो सकता है सेंस के अनुसार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोस्टली ऑफ और विद ज़्यादा आते हैं। तो वो ऑफ और विद के हिसाब से आपको ये देखना है कि कहाँ पर क्या लगाना है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है, और अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो विद का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इसका जो यहाँ पर तरीका है वो इसी तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। तो एक याद रखने के हिसाब से ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि हम इसको ध्यान में रखें कि अगर हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में देखें, जैसे ही चार्ज्ड हिम विद थेफ्ट, है ना, उसने उस पर चोरी का आरोप लगाया। और यहाँ पर यह है कि उस पर चोरी का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर ऑफ जो ऑप्शन होगा वो बी सेलेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पर विद या फॉर या फ्रॉम ये सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको लेना है बी, यानी ऑफ भरा जाएगा। तो ध्यान रखें बच्चे, पैसिव वॉइस जब हो तो चार्ज के साथ में ऑफ लगाएं, और एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस हो तो विद लगाएं। प्रीपोजिशन चूँकि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ प्रैक्टिकल तरीके होते हैं, कुछ इम्प्रैक्टिकल तरीके होते हैं। अर्थात हम अपने
आधार पर, अपने तरीके के आधार पर यूज कर लेते हैं और कुछ वास्तव में उनके नियम ही होते हैं। फिर भी लेकिन प्रीपोजिशन का जहाँ तक मैटर है कुछ परमानेंट नहीं होता है। 5 नंबर, चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आइदर ओबे माई ऑर्डर्स, और फिर खाली जगह है, फिर क्विट लिखा है। ऑप्शन में नॉर है, नाइदर है, एंड है और है। तो देखिए आइदर के साथ में जो उसका कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है जिसको हम पेयर कंजंक्शन कहते हैं, तो आइदर के साथ नॉर नहीं लगेगा, ये नाइदर के साथ लगता है, नाइदर आने का कोई चांस ही नहीं है, और आइदर के साथ एंड भी नहीं बनेगा। तो आइदर का जो पेयर होता है वो और होता है, यहाँ पर और भरेंगे। कहता ये है कि या तो मेरे आदेशों का पालन करो और या फिर छोड़ दो। तो छोड़ने का मतलब है जगह छोड़ दो, कोई काम छोड़ दो, या जो भी कुछ हो। तो यहाँ पर लेकिन आएगा आपका और, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी फिल किया जाएगा। अगली स्लाइड है, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। मिस्टर शर्मा इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लिखा है। ऑप्शन में एन है, द है और ए है और नो आर्टिकल है। तो देखिए जब भी कोई वर्ड ऐसा हो जिसके आगे कोई वॉवेल लगा हो, अगर उस वॉवेल को कंसोनेंटली यूज़ किया जाता है तो ए आता है, और अगर उसको वॉवेल में यूज़ किया जाता है तो आ आता है। अगर यू को हम यू पढ़ें या स्वर निकालें तो यह स्वर निकालने से उसमें क्या होगा कि ए आएगा, और यू को अगर हम आ निकालें तो फिर एन आएगा। इसी तरह से और भी होते हैं, जैसे ओ होता है, ओ को अगर हम वाह पढ़ेंगे तो वाह एक कंसोनेंट है तो ए आएगा, और ओ को हम अगर आ पढ़ें, जैसे आउल है, ऑनेस्ट है, इस प्रकार ऑरेंज है, ओपीएम है, तो फिर एन आएगा। तो यहाँ पर बच्चे वैसे बहुत ही कॉमन यहाँ पर यूज़ है आर्टिकल का, तो सारे बच्चे वैसे जानते होंगे, इसलिए ज़्यादा इसमें समय न दिया जाए। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है, मिस्टर शर्मा इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। फिर इसके बाद यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है यहाँ पर देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के अंत तक, ही करके लिखा है, फिर लर्न केवल दिया है। लर्न को हमें सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग सही फॉर्म दे करके उसमें फिल करना है। तो लर्न इंग्लिश फॉर 2 years। अब दिया है विल हैव बीन लर्निंग, फिर दिया है इज लर्निंग और वॉज लर्निंग और हैव बीन लर्निंग। देखिए ये है सब बहुत इजी, सारे बच्चों को इजी भी लग रहा होगा, बट क्या होता है जब एग्ज़ामिनेशन होती है कोई, तो बच्चा हल्का फुल्का नर्वस होता है, कंफ्यूज भी होता है, और उसमें एक प्रेशर ये आ जाता है कि अगर मैंने ज़रा सी चूक की तो मेरा नंबर गया, और इस प्रेशर में चूक हो ही जाती है। इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर को सॉल्व किया जाता है, अर्थात उसमें घबराया नहीं जाता है, क्योंकि सारा सब कुछ जो भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। पेन तुम्हारे पास है, कॉपी तुम्हारे पास है, क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो भी तुम्हारे पास है। इसलिए कहीं प्रेशर लाने की या महसूस करने की ज़रूरत होती नहीं है। खैर सेंटेंस देखते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के अंत तक। इसका मतलब ये है कि वर्ष अभी अंत तक नहीं पहुंचा है, यानी वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है। 2 साल से वो अंग्रेजी सीख रहा होगा, ऐसा कह रहा है वो, क्योंकि वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ, वो कह रहा है कि इस वर्ष के अंत तक। फॉर लिखा है, टाइम दिया हुआ है। जब टाइम दिया है, सिंस और फॉर का यूज़ होता है, तो फिर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो वाज लर्निंग, पास्ट की तो कोई बात ही नहीं है। हैव बीन लर्निंग, हम अगर ये कह देते कि वो सीख रहा है 2 साल से तो हैव बीन हो जाता, लेकिन समय ये जो है ना फ्यूचर का कॉन्सेप्ट दिखा रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कह रहा है, इस वर्ष के अंत तक। इसका मतलब है कि जो ईयर है वो कंटिन्यू है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, और उसका अंत कब आएगा? आगे आएगा। जब आगे आएगा तो आपको फ्यूचर का कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है ना। तो विल हैव बीन लर्निंग, इसका मतलब ये हो गया कि इस वर्ष के अंत तक वो 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा होगा।
इसका मतलब है कि पीछे से समय से ले करके और अभी और इसके बाद इस वर्ष के अंत तक आपका 2 साल पूरा होगा, इसलिए ये भी गलत है और आपका सही है विल हैव बीन लर्निंग। तो आप बेझिझक विल हैव बीन लर्निंग भरिए, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 3rd नंबर पे। आइडेंटिफाई द टेंस, बहुत इजी है, टेंस की पहचान करनी है। तो ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। विल यू टीच में लिखा है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और अर्थ होगा क्या तुम मुझे पढ़ाओगे। तो यहाँ पर कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट, इसमें विल हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, इसलिए नहीं होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूस पहले देख लें, कंटिन्यूस में वर्ब की 1st फॉर्म में आईएनजी आता है प्लस बी भी आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूस में वाज प्लस वर्ब की 1st फॉर्म में आईएनजी आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये फ्यूचर आपका इंडेफिनिट है, विल शैल प्लस वर्ब की 1st फॉर्म। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है बी। कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कह रहा है इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, गिल्टी लिखा हुआ है। हालांकि हमें स्पेलिंग की जो फॉर्मेशन होती है उससे आइडिया लग जाता है वर्ड का, तो उससे हम जान तो जाते हैं कि ये वर्ड लिखा हुआ है, बट उसकी स्पेलिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये स्पेलिंग क्या है ना, मुश्किल तब हो जाती है जब वो कंसोनेंट वाला प्लेस खाली करता है। अगर वॉवेल का प्लेस खाली है तो वो जल्दी पकड़ में आता है, लेकिन कंसोनेंट को उसने ब्लैंक कर दिया तो थोड़ा मुश्किल रहती है। हालांकि यहाँ पर आपका एल आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा। इंटेलिजेंट हो गया, इसमें यू और फिर आई, तो ये हो गया गिल्टी, ये गिल्टी हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटेलिजेंट। चलिए ये भी हो गया। इंटेलिजेंट माने विवेकशील होता है या बुद्धिमान कह सकते हो, और गिल्टी माने दोषी होता है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस बनाना है, बहुत ईजी है। ही ईट्स मैंगो लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में होता क्या है कि इज एम आर प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज किया जाता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया जाता है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंगो पहले आ जाएगा, मैंगो, फिर हो जाएगा इज, क्योंकि मैंगो सिंगुलर है। ईट का हो जाएगा ईटेन, 3rd फॉर्म कर देंगे और बाई कर देंगे, और इसके बाद ही का हिम कर देंगे। तो हो जाएगा मैंगो इज ईटन बाय हिम। बहुत ही कॉमन है, आगे चल कर के आपको बेहतरीन सेंटेंस मिलेंगे, चूँकि अनसॉल्व्ड में हर तरह के सेंटेंस होते हैं। तो चलते हैं आगे। 4 नंबर लिखा हुआ चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। बहुत आसान है ये। तो जैसा कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सबसे पहले हमको देखना होता है, हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब भी देखना होता है, कहीं फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में तो नहीं है जो आगे के सेंटेंस ना बदलें। तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे ये सारा सब कुछ बहुत ही शार्प, मतलब जो है अपनी इंसाइट से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत फटाफट हो जाता है। तो सेट टू को यहाँ पे क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे, क्योंकि आगे का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। क्वेश्चन मार्क लगा हो तभी आपको देखिए, क्योंकि कभी कभी वाई जो से होते हैं, ठीक है ना, वाई है, हाउ है जैसे आ जाता है, व्हाट आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि इंट्रोगेटिव हो सकता वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाई का अर्थ अरे भी होता है, तो इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कभी कभी हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है, मे आ जाता है, ठीक है ना, मे आई कम इन सर है तो ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है। मे यू लिव लॉन्ग है तो दूसरा है। इसलिए सेंटेंस को बहुत ज़्यादा ढंग से और अच्छी तरह से पूरे कॉन्फिडेंस में जब हो जाओ तब बनाओ, और तभी डिसाइड करो कि हमें ये बनाना है। तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हो गया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है, ठीक, उसी को कंजंक्शन बना देते हैं। तो ये वाई बन जाएगा कंजंक्शन, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, ये वाई हो गया। अब आपका बचा सेंटेंस ये वाला, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो बचे हुए सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना होता है, क्योंकि ये कंजंक्शन के फॉर्म में चला गया। अर्थ तो वो देगा बट वो कंजंक्शन के फॉर्म में चला गया, इसलिए सेंटेंस अब आपका असर्टिव बनेगा।
तो यू को आप आगे ले आएंगे, हैव को पीछे ले जाएंगे। जब यू हम आगे लाएंगे तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो है उसके आधार पर बदलेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट थर्ड पर्सन में है तो इसके बदले यहाँ पर दे आ जाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे दे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हैड हो जाएगा। फिर आप नॉट लगा दोगे और कंप्लीटेड, और जब यहाँ सब्जेक्ट दे हो गया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देयर, और देयर के बाद लिखेंगे होमवर्क, होमवर्क लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। यहाँ पर क्या है, फ्रेम माने बनाना होता है, करेक्ट माने शुद्ध, सेंटेंस माने वाक, बाय रीऑर्डरिंग माने पुनः क्रम में लगाते हुए, द वर्ड्स माने शब्दों को। तो शब्दों को पुनः क्रम में लगाते हुए एक शुद्ध वाक्य की रचना कीजिए। एडवाइस्ड दिया हुआ है, ही दिया है, ब्रदर दिया है, हिज टेक टू केयर हिज हेल्थ ऑफ। सेंटेंस में अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो एक कोई मेन सब्जेक्ट हमको मिल जाता है, पर बहुत ही गौर करना पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ही 1 नंबर पे आएगा, एडवाइस्ड 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आपका ही जाएगा, 4 नंबर पे ब्रदर आएगा, ये हो जाएगा ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर। फिर आपका इन्फिनिटिव आ जाएगा, क्योंकि हमको शायद सजेस्ट कर रहा है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है जो जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर पर आपका आएगा टू। फिर आपका 6 नंबर पर आएगा टेक, ठीक, टेक के साथ जुड़ जाएगा 7वें नंबर पर केयर, केयर के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ, तो 8 नंबर पे आएगा। फिर 9 पे ये आएगा और 10 पे ये आएगा, ठीक है ना। 10 नंबर पे लास्ट वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर है ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो इसलिए ये हो गया कि उसने अपने भाई को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सलाह दी। तो ये सेंटेंस हो गया। इसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। कैपिटल लेटर्स का यूज करते हुए जहाँ पर आवश्यक हो नीचे लिखे जो भी सेंटेंस है या वर्ड्स हैं उनको आप पंक्चुएट करिए, चिन्ह का प्रयोग करिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, मोस्टली देखा जाता है कि पंक्चुएशन में कोई भी शब्द इधर का उधर नहीं किया जाता, जिस तरह से सेंटेंस लिखा हो उसी को पंक्चुएशन किया जाता है। और पंक्चुएशन बहुत ही टफ मैटर होता है, क्योंकि इसमें पढ़ाई भी कम करते हैं बच्चे, और इसमें इतने सारे पंक्चुएशंस होते हैं कि उन्हें आइडिया नहीं होता है कि कहाँ पर कौन सा जो चिन्ह है वो यूज किया जाता है। फिर भी इतना कठिन नहीं आता है कि बच्चे ना कर सकें। माई में एम को कैपिटल बना देंगे, ज़रा ध्यान से सुनिए क्योंकि जगह है नहीं तो मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एम कैपिटल बना, माई फादर कर दिया, सेट टू, ठीक है। रमेश में आर कैपिटल कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। फिर वाई को कैपिटल बना देंगे, यानी यू का वाई कैपिटल बनेगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जब सेंटेंस शुरू होता है तो पहले वर्ड का उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है, तो वाई कैपिटल बना दिया। फिर शुड नॉट, ठीक है, वेस्ट योर टाइम, फिर ऑन, और फिर संडेज लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फुल स्टॉप करके और फिर आप इन्वर्टेड कॉमा बाहर से करेंगे, ठीक। अगर संडे होता तो संडे का एस कैपिटल हो जाता, ठीक है वैसे, लेकिन संडेज है इसलिए संडेज की वजह से यहाँ पर उसको कॉमनली ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माई फादर सेड टू रमेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे आपकी स्टोरी दी हुई है, तो स्टोरी में बता देता हूँ आपको। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। तो यहाँ पर बन जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज एन एबल टीचर, या वर्दी टीचर भी कह सकते हो, यानी एबल भी लिख सकते हो और WORTHY
वर्दी भी होता है, वर्दी माने वियोग होता है और एबल माने वियोग होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्दी रहेगा तो एक की अंग्रेजी ए रहेगी, एबल रहेगा तो एन रहेगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज एन एबल टीचर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ वर्दी टीचर, ठीक है ना। फिर लिखा है विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स केम टू हिम, स्टूडेंट्स केम माने आते थे, कहाँ आते थे, उनके पास आते थे, इसलिए टू हिम लगेगा। उनके पास में टू हिम ही लगता है, पास की अंग्रेजी ऐसे में नहीं लिखी जाती है, ठीक है ना। तो टू हिम कर देंगे तो वही हो जाएगा, मतलब उनके पास आते थे। ये यहाँ पर सेंटेंस में सेंस इसका आ जाता है, कंसेप्चुअल होता है। तो द स्टूडेंट्स केम टू हिम, अब किस लिए आते थे, पढ़ने आते थे, तो बाद में इन्फिनिटिव का प्रयोग टू रीड करेंगे। तो द स्टूडेंट्स केम टू हिम टू रीड, पर्पस चूंकि बताता है इन्फिनिटिव इसलिए उसको बाद में कर दिया। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। विद्यासागर ने क्या किया भाई, लिखी, इसलिए विद्यासागर रोट, WROTE, रोट के बाद फिर क्या क्या लिखा उन्होंने, व्याकरण की एक पुस्तक। तो ए ग्रामर बुक, ए लिखा, ग्रामर लिखा, ठीक है ना, और फिर इसके बाद लिख दिया बुक, तो ए ग्रामर बुक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर द कन्वेनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर लिखेंगे, कन्वेनियंस CONVENIENCE, कन्वेनियंस माने सुविधा, ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ एक बार सेंटेंस में फिर बता दूं, विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक फॉर द कन्वेनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए कन्वेंस ना आए तो उसके लिए आप फैसिलिटी भी कर सकते हो, फॉर द फैसिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। फैसिलिटी भी ना आए तो फॉर द कंफर्टेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। कंफर्टेबिलिटी, चूँकि कंफर्टेबल माने सुविधाजनक हो जाता है, आरामदायक हो जाता है, फिर उसको आप बनाएंगे कंफर्टेबिलिटी, तब जाकर वो नाउन बनेगा, सुविधा बन जाएगा। फिलहाल इसका कन्वेंस जो लिखा होता है वो कॉमन होता है, नॉर्मल रहता है। फैसिलिटी भी आप लिख सकते हो। फिर है उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए, उन्होंने लिखा है, हम उन्होंने किसको कह रहे हैं, विद्यासागर को। विद्यासागर मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये एक ही आदमी है, लेकिन हम यहाँ पर उसने न कह कर के उन्होंने उनके रेस्पेक्ट में कहते हैं, ताकि भाषा हमारी हिंदी की खराब ना हो, अशिष्ट ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कह दिया तो वो बहुवचन हो गया, ठीक है ना, वो एक ही वचन है, चूँकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक ही तो हैं, इसलिए यहाँ पर उनके लिए यूज करना है ही। अब यहाँ जब ही कर दिया तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आ गया, सेंटेंस कौन सा है, किए यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर वर्ब लाना है, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए, ठीक, तो आप ही डिड लिख सकते हो, ही डिड, उन्होंने किए, क्या किए, अनेक कार्य, तो ही डिड मैनी वर्क्स लिख सकते हो, या ही डिड ए लॉट भी कर सकते हो, यानी बहुत कुछ किया। ही डिड मैनी वर्क्स करते हो तो सीधे शाब्दिक अर्थ उसका जाएगा, ही डिड ए लॉट करते हो तो कंसेप्चुअल हो जाएगा, सेंटेंस का भाव तब भी सही रहेगा और सेंटेंस भी सही रहेगा। ही डिड ए लॉट, ठीक है ना, उन्होंने बहुत कुछ किया, कि क्या किया और किसके लिए किया, शिक्षा की उन्नति के लिए। ही डिड ए लॉट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, या फिर ही डिड मैनी वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या करना है, ही डिड ए लॉट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, या फिर ही डिड मैनी वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। इस तरह से जाकर के आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद कोई भी आगे क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है, ग्रामर सेक्शन जो सी है वो कंप्लीट कर दिया। बस इतना रखना कि नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि टाइम पर आपकी क्लास पहुंच जाए। और इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों को मालूम नहीं है तो उनको शेयर ज़रूर कर दें।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।